इस्लामी परंपरा में वक्फ जो है वो मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए किया गया एक धार्मिक दान है। देखा जाए तो कुरान में ना तो कहीं वक्फ शब्द का उल्लेख किया गया है, ना ही किसी स्थायी दान की अवधारणा का उल्लेख है। वक्फ शब्द अरबी भाषा के वकूफा शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है समर्पित करना, मतलब संपत्ति का स्थायी समर्पण या स्थायी दान। वक्फ मतलब किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी चल या अचल संपत्ति को किसी पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित कर दिया जाना या दान कर दिया जाना। एक बार जब संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाए तो ऐसी संपत्तियों को ना तो बेचा जा सकता है, ना ही किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और कानूनी तौर पर इसे अल्लाह की संपत्ति मान लिया जाता है। वक्फ संपत्तियों से प्राप्त आय का उपयोग धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए और मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए किया जाता है, जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों, मदरसों, मस्जिदों या अन्य धार्मिक और धर्मार्थ गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराना। वक्फ संपत्तियों में भूमि, भवन, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल और यहाँ तक कि व्यवसाय भी शामिल हो सकते हैं। वक्फ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जैसे कि वाकिफ और मुतवल्ली। वाकिफ वह व्यक्ति होता है जो संपत्ति दान करता है। वक्फ संपत्ति मतलब धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्ति जो दान कर दी गई है। मुतवल्ली मतलब वक्फ संपत्ति का देखभाल करने वाला केयरटेकर या सुपरवाइजर। खैबर एक जगह है जो सऊदी अरब में मदीना शहर से लगभग 153 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं से वक्फ की शुरुआत हुई थी। दुनिया के इतिहास में वक्फ की सबसे पहली घटना थी जब खलीफा उमर ने खैबर युद्ध में जीती हुई जमीन के एक टुकड़े का इस्तेमाल करने के लिए पैगंबर मोहम्मद से मार्गदर्शन मांगा। पैगंबर मोहम्मद ने उन्हें सलाह दी कि इस जमीन को अल्लाह के बंदों के लिए दान कर दो और इससे होने वाली आय का इस्तेमाल लोगों के कल्याण के लिए करो। इस संपत्ति को ना तो कभी बेचना, ना ही किसी को ट्रांसफर करना, ना ही उपहार देना। उमर ने ऐसा ही किया। इस घटना के बाद वक्फ की अवधारणा और मुस्लिम समुदाय को लाभ पहुंचाने के उद्देश्यों को मजबूती मिली। ऐसी ही एक और घटना हुई जब मुखैरिक नाम के एक यहूदी व्यक्ति ने अपनी वसीयत में शर्त रखी कि उनकी मृत्यु के बाद मदीना में उनके 7 बाग मोहम्मद साहब को दे दिए जाएं। जब उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, पैगंबर मोहम्मद ने बागों को जब्त करके उन्हें वक्फ दान के रूप में स्थापित किया। भारतीय इतिहास में वक्फ का पहला मामला तब दर्ज हुआ जब मोहम्मद गोरी ने 12वीं शताब्दी में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पर अपनी जीत के बाद मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दान कर दिए। इस तरह भारतीय इतिहास में 1185 में मोहम्मद गोरी द्वारा पहला रिकॉर्डेड वक्फ दान किया गया। इस घटना के बाद भारत में वक्फ की शुरुआत हुई और इस घटना को ही भारत में वक्फ प्रणाली की नींव माना जाता है। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के समय में वक्फ प्रणाली को प्रोत्साहित किया गया। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान वक्फ प्रणाली में महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक परिवर्तन हुए। शुरुआत में अंग्रेज वक्फ के मामलों में दखलंदाजी नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार ने वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए कानून पेश किया, जिसका उद्देश्य मानकीकरण और नियंत्रण करना था। इसमें 1913 का मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट और 1923 का वक्फ एक्ट जैसे अधिनियम शामिल थे, जिनका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पंजीकरण को सुव्यवस्थित करना था। दी मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930, जिसने फैमिली वक्फ की कानूनी वैधता को मजबूत किया, और 1913 के अधिनियम को कानूनी समर्थन प्रदान किया। दी वक्फ एक्ट 1954, जिसमें वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए पहली बार स्टेट वक्फ बोर्ड बनाए गए। भारत की आजादी के बाद वक्फ प्रबंधन को मजबूत किया गया। स्टेट वक्फ बोर्ड्स की देखरेख के लिए 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल की स्थापना की गई। वक्फ के सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण की दिशा में एक मार्ग प्रदान किया गया। दी वक्फ एक्ट 1995, जिसमें वक्फ ट्रिब्यूनल्स बनाए गए जो सिविल कोर्ट्स के समान शक्तियों वाली विशेष अदालतें होती हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल्स के निर्णय अंतिम होते हैं तथा उन्हें सिविल कोर्ट्स में चुनौती नहीं दी जा सकती। द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013, जिसमें प्रत्येक स्टेट वक्फ बोर्ड में 2 महिला सदस्यों की आवश्यकता को सुनिश्चित किया गया और वक्फ संपत्तियों की लीज अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई। समय के साथ वक्फ प्रणाली में मिसमैनेजमेंट और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। वक्फ के मिसमैनेजमेंट मामलों में अवैध कब्जे, पारदर्शिता की कमी और वक्फ बोर्ड की शक्तियों का दुरुपयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं, जो वक्फ के धार्मिक उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। समय समय पर वक्फ बोर्ड के खिलाफ शिकायतें भी की गई हैं। वक्फ बोर्ड के विवादित मामलों में एक प्रसिद्ध मामला तमिलनाडु में 2022 में तब सामने आया जब तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के 70 वर्षीय किसान राजगोपाल ने अपनी बेटी की शादी के लिए उनकी 1.2 एकड़ जमीन बेचने की कोशिश की। तब वे हैरान रह गए। सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में उन्हें 20 पन्नों का एक दस्तावेज मिला, जिसमें कहा गया कि उनकी जमीन असल में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की है। राजगोपाल की जमीन ही नहीं बल्कि उनका पूरा गांव तिरुचेंतुरई, जिसमें 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर चोल मंदिर है, वो भी वक्फ की जमीन थी। ये सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। आसपास के 18 अन्य गांवों पर भी तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का मालिकाना हक होने का दावा किया गया है। ग्रामीणों को वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किए बिना अपनी जमीन बेचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड भूमि घोटाला भी एक ऐसा ही मामला है।
जिसमें कर्नाटक वक्फ बोर्ड पर अरबों रुपए की कीमत वाली वक्फ भूमि के दुरुपयोग और अवैध आवंटन के आरोप लगाए गए हैं, जिसकी कीमत संभवतः अरबों रुपए थी। केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड कथित तौर पर भ्रष्टाचार, भूमि अतिक्रमण और धन के दुरुपयोग में शामिल रहे हैं। इसी तरह के कई और अन्य मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें केवल हिंदू ही नहीं, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी वक्फ बोर्डों के खिलाफ शिकायतें की हैं। वक्फ के खिलाफ कानूनी शिकायत सिविल कोर्ट में दायर की जा सकती है, लेकिन वक्फ अधिनियम 1995 आमतौर पर वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों में सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करता है। इन विवादों का निपटारा आमतौर पर वक्फ ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जाता है। ट्रिब्यूनल के फैसलों को आमतौर पर अंतिम माना जाता है, लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। भारत में वक्फ बोर्डों ने कई संरक्षित स्मारकों यानी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर स्वामित्व का दावा किया है, जिससे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ उनका विवाद पैदा हो गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 200 से अधिक ऐसे स्मारकों की पहचान की है, जिसमें सफदरजंग का मकबरा, पुराना किला, हुमायूं का मकबरा और दिल्ली में कुतुब मीनार जैसी प्रसिद्ध इमारतें शामिल हैं। ऐसा ही एक विवाद 1998 में तब शुरू हुआ जब फिरोजाबाद के एक व्यवसायी इरफान बिदार ने उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड से संपर्क कर ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अनुरोध किया। बिदार ने वक्फ बोर्ड से स्मारक के रखरखाव की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए कहा और कहा कि इसके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण इसे उनके नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। इस अनुरोध के कारण अंततः वक्फ बोर्ड ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक नोटिस जारी किया, जो ताजमहल का प्रबंधन करने वाली एजेंसी है। इस मुद्दे ने हल होने के बजाय एक लंबी कानूनी लड़ाई को जन्म दे दिया। बेदार ने ताजमहल का केयरटेकर बनने की अपनी मांग के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड को इस मामले को गंभीरता से लेने की सलाह दी। 2005 में बोर्ड ने ताजमहल को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत करने का फैसला किया। हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तुरंत इस फैसले के खिलाफ अपील की और कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से मांग की है कि वे शाहजहां द्वारा खुद हस्ताक्षरित मूल दस्तावेज पेश करें, जिससे यह साबित हो सके कि उसने ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित किया था। अप्रैल 2018 में यह मामला एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पास ताजमहल पर उनके स्वामित्व का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। भारत में वक्फ बोर्डों के पास सामूहिक रूप से 39 लाख एकड़ भूमि है, जो देश के कुल भूमि क्षेत्रफल का लगभग 5% है, और ये सशस्त्र बलों और रेलवे के पास संयुक्त रूप से मौजूद भूमि से भी अधिक है। जबकि पहले के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वक्फ बोर्डों के पास सामूहिक रूप से सिर्फ 9.4 लाख एकड़ भूमि है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 ये जो है वक्फ प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, जिम्मेदार और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, ये था वक्फ का इतिहास और वक्फ को लेकर चल रहे विवादों की पूरी जानकारी, जिसमें ताजमहल वाला विवाद भी शामिल था। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।